लगा देते हैं। चलिए, तो कल हमने अस्मित रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था अच्छे से, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ लिया था, ग्राफ बना लिया था, बीआई ग्राफ स्टडी कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तुम चले गए थे शायद लास्ट टाइम पे, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, तो पूरा देख लिया था बचा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ, चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं, वो सारे बात करते हैं, उनकी सारे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं बेटा, डालते जाइए आप भी साथ साथ में। फैक्टर्स, ये सब 10th में पढ़ा हुआ है आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, पहला फैक्टर तो ये होता है कि जितना ज्यादा वायर लेंथी होगा, मोर विल बी द लेंथ ऑफ वायर, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। ठीक, कोई भी जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लिखेंगे वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कह लो या वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। दूसरा फैक्टर क्या है, आर इज इनवर्सली टू 1/a, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ए क्या है बेटा, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन जानते हो उसमें, जैसे हमारे हाथ में कोई वायर है, मान लीजिए मार्कर किसका बना हुआ है, वायर का बना हुआ है। अब इसको बेटा तुमने जब काट दिया तो इसकी ये जो टिप रह गई, ये इसकी क्रॉस सेक्शन हो गई। ठीक, क्रॉस सेक्शन तो जानते हो, किसी चीज को काट दो जो उसकी बची हुई टॉप पे चीज होती है वो क्रॉस सेक्शन होती है। अब इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है उसी को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो सीधी सी बात है कि जितना वायर थिन होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना वायर थिक होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि थिक वायर का क्या होगा बेटा, एरिया ज्यादा होगा, और थिन वायर का क्या होगा, एरिया कम होगा। तो लिखेंगे दैट इज इसको 2 डाल लेंगे, दैट इज थिक वायर हैव लेस रेसिस्टेंस एंड thin wire has more resistance, ठीक। तीसरा बेटा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक, ये चीज है। दैट इज, फॉर एग्जांपल लिख लेंगे, नाइक्रोम बेटा एक होता है, नाइक्रोम, एक नाइक्रोम होता है जिसके जो हमारे प्रेस होते हैं, जिससे कपड़े पे प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, आयरनिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उसमें जो एलिमेंट बना होता है वो बेटा नाइक्रोम का होता है। ठीक है, तो अगर बेटा आप इक्वल लेंथ का, इक्वल थिकनेस का एक नाइक्रोम वायर लो और एक कॉपर वायर लो, तो नाइक्रोम का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, कॉपर वायर का कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, द रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, बाय नेचर ऑफ द मटेरियल, कि एक नाइक्रोम का बना हुआ है, एक कंडक्टर का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो लिखेंगे नाइक्रोम वायर एंड कॉपर वायर हैव सेम लेंथ एंड, लिखेंगे इफ नाइक्रोम एंड कॉपर वायर हैव सेम लेंथ एंड थिकनेस then nichrome wire has more resistance than copper wire,
ठीक है। चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हाँ बेटा बताओ। कॉपर में स्टील में स्टील का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा। मटेरियल नहीं बेटा, कंडक्टर अलग अलग होते हैं, हर एक में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक, ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग टाइप की कंडक्टिविटी होते हैं। ऐसा थोड़ी मेटल्स हैं तो सारे कंडक्टर एक जैसे होते हैं। मेटल्स में भी कैटेगरी है। करंट तो सब में फ्लो हो रही है मेटल्स में, लेकिन कुछ में जो है धीरे धीरे फ्लो होती है, कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो कॉपर है, कॉपर हमारे घरों में कॉपर वायर क्यों यूज किया जाता है? सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है। अगर सिल्वर इतनी महंगी है तो सिल्वर को नहीं यूज कर सकते, तो कॉपर को यूज करते हैं। कॉपर बढ़िया कंडक्टर है। आयरन भी अच्छा कंडक्टर, लेकिन आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कॉपर के कंपैरिजन में। और बेटा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो वायर को आप क्यों यूज करोगे अपने घर में? तो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। सारे कंडक्टर होते हैं, स्टील भी कंडक्टर होता है, आयरन भी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, इतना नोट कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें बस क्या है लेंथी है इसलिए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बाकी आसान है, सीधा सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगता। ठीक, मुझे लगता है फर्स्ट बुक में ये और हाँ यही चैप्टर ठीक ही है ये। अब बस एक ही चैप्टर बढ़िया है, सबसे सरल है अगर माना जाए तो। बाकी सब जो है अच्छे हैं दिमाग लगाने वाले। ये इजी चैप्टर है थोड़ा, मतलब इतना इजी भी नहीं है कि कतई इजी हो, लेकिन हाँ है कंपेरिजन टू अदर। नोट कर लिया हो बेटा, बता देना। हो गया? अभिषेक हो गया भाई तुम्हारा? अभिषेक बाबू आवाज जा रही मेरी? कहाँ था भाई तू? अभी लेट ज्वाइन किया तूने? चलिए, अब देखिए बेटा, जो आपने 1 और 2 इक्वेशन डाली थी फ्रॉम 1 and 2, यहां से हमें क्या मिला? R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। उनको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा इक्वलिटी मेंटेन, इक्वल का साइन लगाएंगे तो इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा रो। इसको रो कहते हैं बेटा, आर ओ बोलते हैं, पढ़ते हैं रो। रो का साइन होता है पी की तरह। पी बनता है ऐसे, ये बनता थोड़ा ऐसे। थोड़ा इसको, इसके जो ये है राउंड शेप में कर देना और ये थोड़ी पूछ बना देना। ठीक है, तो रो होता है। अब यहाँ रो का क्या काम है भाई? ठीक, अब देखो वहां तो आपने पढ़ा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब चैप्टर बदलते ही इसका भी मतलब बदल गया। अभी बताएंगे क्या कहते हैं। तो रोयल बाई ए हो गया, तो हेंस रो इक्वल टू क्या हो गया? आर ए अपॉन एल। अब रो का नाम लिखते हैं, क्या होता है? वेयर रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कॉल्ड रजिस्टिविटी। ये रजिस्टिविटी कहते हैं, रजिस्टिविटी। और एक और नाम होता है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इधर लिखते हैं, उधर लिखना पड़ेगा। और स्पेसिफिक स्पेसिफिक
रेसिस्टेंस, ठीक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अभी इसकी भी डेफिनेशन लिखाएंगे क्या होती है। तो रो क्या हो गई बेटा हमारी रेजिस्टिविटी। तो सीधे सीधे लिखेंगे रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल कॉमा टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लाइन अंडरलाइन जरूर कर लेना बेटा, ये वाली लाइन, ठीक है। रो किस पर डिपेंड करती है, जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। रो जो होती है रेजिस्टिविटी, या जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसको स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे क्यों बोलते हैं, ठीक है। जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी शुरुआत के दो फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, ना तो इसको वायर की लेंथ से मतलब होता है, ना ही इसको उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब होता है। मतलब इसे कोई मतलब नहीं कि कोई वायर मोटा है, पतला है, कैसा है, क्या, कोई, बस हर एक ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, उस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ अभी वेरिएशन पड़ेगी, कैसे घटती बढ़ती है, वो सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन, देखिए रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, ये थोड़ा स्पेशल होता है। क्या होगा, इस फॉर्मूले में ले लें, अगर बेटा हम लेंथ ले लें वायर की 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारा रो जो हो जाएगा वो आर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। अब बन गई डेफिनेशन। अब समझो, देखो समझ लो इस चीज को, दिमाग में अभी बैठा लो। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, या द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। समझ में आ गया यार, एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, या उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो देखो स्पेसिफिक क्यों हुआ, क्योंकि कंडीशन ये लग गई, ये कंडीशन लग गई, इसीलिए स्पेसिफिक हो गया, ठीक। तो तभी तो डिपेंड नहीं करती एरिया लेंथ पे, क्योंकि एरिया लेंथ तो फिक्स होता है भाई, एरिया से मतलब ही नहीं। रेजिस्टिविटी बनी तभी है कि किसी वायर की लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वही रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। तो लिखेंगे 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 द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, लिखेंगे रो इज डिफाइंड as rho is defined as the resistance of a conductor of यूनिट लेंथ। बेटा यूनिट लेंथ बोला तो 1 मीटर हो गई, यूनिट का मतलब 1 होता है यूनिट डिजिट, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट भी लिख लेते हैं, अब इसकी यूनिट बेटा क्या होती है, यूनिट अगर यहां से निकालें बेटा तो क्या हो जाएगी, यूनिट रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की देखो यहीं से निकाल के दिखाते हैं ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो क्या बचा ओम मीटर, यानी ओम मीटर बची। और ये माइनस नहीं होता बेटा, ओम मीटर, तो इसको ऐसे लिखेंगे ओम मीटर, ठीक, ये ऐसा यूनिट होती है। जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज को, नोट कर लो।
बहुत गर्मी है। हो गया, चलिए अस्मित नोट कर लिए बेटा? चलो नोट कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से नोट करो। अब एक क्वेश्चन कराते हैं इसे। चलिए ठीक, वेरी गुड। इसके नोट्स बनाते रहना बेटा दोनों लोग साथ साथ में, क्योंकि बेटा नोट्स अगर होते हैं तभी आपको दिक्कत नहीं होती बोर्ड्स में, नहीं तो फिर एकदम दिक्कत हो जाती है। बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो शुरुआत में नोट्स नहीं बनाते, फिर वो नोट्स ढूंढते हैं। तो अपना पढ़ा अपना लिखा हुआ समझ में भी अच्छा था, तो अपने नोट्स बनाइए, ज्यादा बेहतर है। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, लिखेंगे। अ वायर ऑफ a wire of length L and area of cross section A has a resistance resistance has a resistance of has a resistance of 4 ohm. A wire of length L and area of cross section has a resistance 4 ohm. 4 ohm इसका रेजिस्टेंस है। Now, अब क्वेश्चन समझना, if the length of wire is doubled and area is halved का मतलब आधा, area is halved, what will be, पहला पार्ट न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, दूसरा न्यू रेसिस्टिविटी, अच्छा रेसिस्टेंस भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, बात एक ही है, प्रोनाउंसिएशन दोनों सही है, रेजिस्टिविटी। ठीक, अब बेटा आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूं, आप लोगों ने अभी रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा, आप उसको लगा के सॉल्व करिए। 5 मिनट दे रहा हूं आपको, फिर तो मैं कराऊंगा, जरा ट्राई करो बेटा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, फिर बताता हूं मैं कैसे होगा। मैं इसलिए दूसरी बात क्यों दे रहा हूँ, 10th क्लास में पढ़ रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर तो बताऊंगा ही मैं हूं किस लिए यहाँ पे। चलो छापो क्वेश्चन और 5 मिनट में ट्राई करो। टाइम हो गया 4:26 और मैं 4:30 पे पूछ लूंगा आपसे।
अभिषेक कर लिया? अश्वित बाबू तुम? अरे गधे, रजिस्ट्रिविटी तो उतनी रहेगी देख। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। हाँ देखो, अच्छा देखो, कोई बात नहीं, ट्राई किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम। मतलब फॉर्मूला क्या इन्होंने क्या दिया, आर की वैल्यू दी है 4 ओम। आर कितना होता है बताओ, रो एल अपॉन ए, यही तो होता है। ये 4 ओम दे दिया, इक्वेशन 1 डाल दो इसको। समझ में आ गई बात? बहुत सरल है यार। इन्होंने कहा उस बार का जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, और रेजिस्टिविटी मान लो रो होगी, पहले रेजिस्टिविटी रो होगी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम। अब उन्होंने क्या कहा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टी क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब उन्होंने बेटा क्या कहा, लेंथ इज डबल्ड एंड एरिया इज हाफ, मींस न्यू लेंथ को एल डैश मान लेंगे तो लिखेंगे एल डैश कितनी हो गई, डबल डॉट 12 हो गई। एरिया को ए डैश मान लेंगे तो कितना हो गया, हाफ कर दिया, ए बाई 2 कर दिया, पहले का हाफ। व्हाट विल बी दी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो लिखेंगे लेट आर डैश इज द न्यू रेजिस्टेंस, आर डैश इज द न्यू रेजिस्टेंस। तो हैंस फार्मूला ऐसे लिख दो, डैश लग जाएगा, आर डैश इक्वल टू क्या होगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। यहां से बेटा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो एल डैश की जगह क्या लिखेंगे 2l, ए डैश की जगह क्या लिखेंगे ए बाई 2। तो यार ये 2 ऊपर गया, 2 2 जा 4 आ गया, 4 इधर आ गया, तो इधर आ गया रो एल बाई ए। इसकी वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 से कितनी है, 4। तो लिखा है 4 ऑलरेडी है, 4 फ्रॉम 1, तो कितना हो गया न्यू रेजिस्टेंस 16 ओम। आया बात समझ में। अब कहा है न्यू रेजिस्टिविटी, तो सेकेंड पार्ट रेजिस्टिविटी इज independent of length and area, hence rho remains unchanged। तो बेटा हमने अभी क्या बताया था तुमको, हमने कहा था किसी वायर की लेंथ को कुछ भी किया जाए, एरिया को कुछ भी किया जाए, उस मटेरियल की जितनी रेजिस्टिविटी है उतनी ही रहेगी। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में बेटा मार्कर है, अब ऐसा थोड़ी कंडक्टर की ही रेजिस्टिविटी होती है, सारे मटेरियल की होती है। दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे सेमी कंडक्टर हो, चाहे कंडक्टर हो। तो मान लीजिए हमारा मार्कर है, मार्कर कैसा इंसुलेटर, तो बेटा इस मार्कर के चाहे 10 टुकड़े कर दो, चाहे इस मार्कर को हम छेल देख के पतला कर दें, कैसी भी शेप बना दें, इसकी मटेरियल की रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या रहती है सेम। हाँ अगर वो यहाँ कुछ कहता कि यार टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या ऐसा कुछ कर दिया जाए, तब देखते कि क्या केस होता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए जल्दी, समझ आ गया इसमें। अभिषेक कोई डाउट इसमें, चलो भाई 10th क्लास मन से पढ़ा नहीं है लगता तुम लोगों ने। हाँ 10th बढ़िया पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आराम से कर देते, 10th वाले बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं। हाँ यही प्रॉब्लम होती, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब समझ में आ रही है फिजिक्स, चलो ठीक। फिजिक्स भी समझ में तभी आती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। रट्टा नहीं मार सकते फिजिक्स में। हो गया, चलिए ठीक है, अभी कराते हैं। चलिए अब एक नई डेफिनेशन पढ़ते हैं कि करंट डेंसिटी। अब नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा था 10th तक। अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो नया पढ़ेंगे, 10th तक के लेवल का तो हो गया हमारा, अब नया पढ़ेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन है, कुछ है थोड़ी। अब देखिए करंट डेंसिटी क्या होती है।
हेडिंग डालेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये देखिए क्या होती है करंट डेंसिटी। सपोज दैट एक एरिया, ये एरिया है, फ्लक्स को याद करो थोड़ा थोड़ा, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था उसमें तो आप लोगों को, उस चीज को याद करो बेटा। इस एरिया से जितना चार्ज पास हो रहा है, चार्ज का बोले तो भाई चार्ज पास हो रहा है, जितना भी चार्ज इस एरिया से पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में, अगर चार्ज फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, अभी जल्दी पढ़ा था, शुरुआत में पहले दिन यही पढ़ा था। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो सीधे सीधे बोला जाए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी एरिया से अगर पास होती है और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एरिया के क्या हो, नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब अभी समझाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पढ़ा था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया, एनी सरफेस एरिया, किसी सरफेस एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। यहां हम क्या कह सकते हैं, यहां वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहां वो बन गई करंट। तो करंट जितनी एरिया से पास हो रही है और कैसी डायरेक्शन है करंट की, एरिया के परपेंडिकुलर। अरे भाई इसका सरफेस एरिया जो है उसके परपेंडिकुलर करंट की डायरेक्शन है, तो इसी को कहते हैं हम करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी बेसिकली हुआ क्या कि करंट क्या है, चार्ज का फ्लो। तो द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, ठीक, which is held perpendicular to the direction of electric current। आया समझ में करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी यही है। ठीक है बेटा, चलिए लिखते हैं, it is defined, बनाएंगे डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बना देंगे हम, डायग्राम से समझ में अच्छा आएगा। बना लेना बेटा साइड से। ये करंट पास हो रही है, चार्ज फ्लो का मतलब क्या है, करंट पास हो रही है, आई करंट पास हो रही है। ठीक, इसका एरिया बेटा कितना है, ए। तो बेटा इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, शुरू में ही बताया था। एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज एरिया वेक्टर। तो ये सरफेस ऐसी नहीं है ऐसे ऐसे रखी है, सरफेस ऐसी रखी है, ऐसे जैसा मेरा हाथ है ऐसे रखी है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस साइड में इधर, इस साइड में इधर। ठीक, तो डायग्राम तो हमारा हो गया ही। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज flowing per second through unit surface area, unit surface area held normal to the direction of charge flowing, charge flow at direction of charge flow at that point। बेटा समझ में आया डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या, देखो कतई एकदम बेसिक चीज समझो। करंट जिस एरिया को क्रॉस कर रही है, ठीक, द करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। भाई जिसका जो सरफेस जो है, जो करंट की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर किसके है, सरफेस एरिया के, उसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। कितनी पास हो रही करंट, अगर करंट क्या है, चार्ज, तो सीधे सीधे हम ये बोल देते हैं द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कहेंगे तो एरिया से डिवाइड किया जाएगा। तो द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर, जो एरिया है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो यानी करंट के। तो एरिया यार ऐसा है और जो कि परपेंडिकुलर, भाई ये परपेंडिकुलर ही तो हुआ, और करंट ऐसे, तो करंट क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हेंस करंट डेंसिटी, अब इसको स्मॉल जे से शो करते हैं, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या बोला था, चार्ज फ्लो
पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम भी लिख सकते थे, अपॉन एरिया। बेटा Q अपॉन T को क्या लिखते हैं, I, तो हेंस J हो जाएगा I अपॉन A। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लिखेंगे, यूनिट लिख लेंगे सबसे पहले, इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। तो यूनिट क्या हो गई भाई इसकी, यूनिट क्या हो गई, सिंपल सी बात है, यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगी, जिधर पॉजिटिव चार्ज को साथ ले जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड along and directed along from positive to negative, ठीक है, ये चीज लिख लेंगे, ठीक है। ओहो, लिख लो बेटा, इतना छाप लो फटाफट जल्दी। अच्छा ये लिख लो, हाँ, डायरेक्टेड along the motion of positive charge, मोशन ऑफ पॉजिटिव, बेटा नोट कर लो फटाफट जल्दी, चार्ज, ठीक। तो ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज नोट कर लेना, जल्दी नोट करो, फिर अगला कराएं इसी का। तो करंट डेंसिटी समझ में आ गई, J इक्वल टू I बाई A, मतलब करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट सरफेस एरिया। हे भगवान, बहुत गर्मी है वाकई, जुझारू गर्मी है। अब एक केस आएगा, अभी तक तो एरिया, अभी तक तो सरफेस एरिया ऐसा था कि इसका जो एरिया वेक्टर था वो करंट की डायरेक्शन में था। अब हम ऐसा ले लेंगे कि यार एरिया वेक्टर जो है करंट की डायरेक्शन में नहीं है। देखिए, इफ द एरिया वेक्टर इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ I करंट सच दैट, कैसे सच दैट, ऐसी बना ली तुमने, ये करंट पास हो रही है इससे, ये करंट दनादन पास हो रही है, ऐसे ये करंट जा रही बेटा, और यार एरिया ये कैसा है, अब तुमने बुक ऐसी नहीं है वैसे है, तो एरिया वेक्टर क्या था बेटा, परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर होगा हमारा ये हमारा एरिया वेक्टर, तो ये कितना एंगल बना रहा, थीटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, करंट की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लेंगे, क्योंकि हमें तो एरिया चाहिए करंट की डायरेक्शन में। देखो एक बात याद रखो, करंट डेंसिटी जब भी निकालेंगे तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, जो करंट की डायरेक्शन में हो।
तो पहले केस में तो यार एरिया ए था करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि सरफेस कैसी थी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन अब सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं है, अब सरफेस ऐसी है कुछ एंगल बना रही है, मतलब उसका एरिया वेक्टर आई के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तुम तो करंट डेंसिटी को तभी डिफाइन कर पाओगे जब आई के साथ कितना एरिया है, आई की डायरेक्शन का एरिया वेक्टर निकालो तो कितना होगा बेटा, कंपोनेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, आपने खूब कंपोनेंट निकालना जानते हो। जैसे मान लो अगर ए है ये थीटा, तो ए वाला कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा और ए वाला कंपोनेंट क्या होता है ए साइन थीटा। हमें थीटा के साथ वाला चाहिए तो क्या मिल गया ए कॉस थीटा, बस कहानी सॉल्व। तो जे इक्वल टू क्या हो गया, तो हेंस जे इक्वल टू क्या हो गया भाई आई अपॉन ए कॉस थीटा। बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अब देखो जब दो वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर है करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी कॉस के साथ लिखी जाती है तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो हेंस लिखेंगे आई इक्वल टू जे डॉट ए, ये चीज बेटा लिख लीजिए, ठीक। अच्छा बेटा अब एक तरीके से देखा जाए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती थी एरिया से तो वहां क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर बेटा यहाँ करंट निकल रही तो करंट का फ्लक्स बना नहीं बना, तो यानी ये करंट डेंसिटी का फ्लक्स बन गया, ठीक है। चलिए तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे नोट करके लिख लेना बेटा, नोट द करंट थ्रू a particular area A of the conductor is the flux of J। भाई वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, फाई बोला जाता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका फ्लक्स होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती थी एरिया से। यहाँ करंट पास हो रही है तो यानी किसका फ्लक्स बना, करंट डेंसिटी का फ्लक्स बना। तो फ्लक्स ऑफ जे क्या हो जाएगा बेटा, थ्रू द सरफेस एंड इज गिवन बाय इंटीग्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा आप लोग फ्लक्स को कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे तो लिखते थे ई डॉट डी ए, बोलो आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें निकलना है करंट डेंसिटी का फ्लक्स, तो भैया क्या आ जाएगा जे डॉट डी ए। अरे भाई वहां ई डॉट ए आता था, यहाँ जे डॉट ए आया है, तो वहां ई डॉट डी आता था, यहाँ जे डॉट डी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, आई हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। चलिए यहाँ ए लिख लेंगे, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल वैसे डबल बनाया जाता है, लेकिन जब ए लिख दो तो सिंगल बना सकते हो। आज के लिए बेटा इतना रखो, गर्मी बहुत है, दिमाग खराब हो रहा है हमारा आज, ठीक है। आज के लिए इतना रखो, बाकी कल मिलते हैं बेटा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, अभी से कुछ पूछना तो नहीं है करंट डेंसिटी से, ओके बेटा। अच्छा अभिषेक बेटा फीस करवा दो अपनी वो, ठीक है, हाँ ठीक है। ज्ञान सर की उनको भेज देना, बाकी जो है हमारी और मैथ वालों की चाहे हमें भेज देना चाहे मैथ वालों से पूछ लेना, उनको अलग भेज देना, ठीक है। हाँ चलो बेटा ठीक है, कल मिलते हैं, ओके बाय।